अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार आप लोगों को बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा के कुछ विगत प्रश्न पूछे गए हैं जो कुछ सालों में पूछे गए हैं, उसका जो है हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, और लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग जो है एनालिसिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ना। आज हम लोग जो करने वाले हैं 2024 यानी 10/4/2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम लोग जो है विस्तार से पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं, वो भी पूरे विज्ञान के है ना। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो 51 से, देखिए यहाँ से हम लोग पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 51 नंबर से लेकर के और 70 नंबर तक ये क्वेश्चन आपको विज्ञान के मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपको पूरा 4/2024 में पूछे गए हैं और इसके क्वेश्चन जो हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। आपका पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। और पहला क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 51 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु लेग्यूम फलियां की जड़ों से समृद्ध है। आप समझिए कि लेग्यूम फलियां होता क्या है। लेग्यूम यानी फलियां होता क्या है। फली का मतलब हो गया जो टुकड़ा में पड़ जाता फली है ना। फली होता है जैसे मटर का फली हो गया, चना का फली हो गया है ना, दलहन का फली हो गया। ऐसे जो फली में टूट जाता हो उसको कहते हैं फलियां है ना, उसी को कहते हैं लेग्यूम यानी फलियां। अब देखिए इसमें ऐसे के बारे में बोला गया है तो नॉस्टॉक अलग चीज है ना, ये अलग चीज है, एस्पैरोगायरा अलग चीज है। देखिए इसमें एक आता है आपका राइजोबियम। क्या आता है राइजोबियम, ये क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु है। क्या एक प्रकार का जीवाणु है, वो भी जीवाणु कैसा है, सहजीवी है। कैसा है ये, सहजीवी है ना, सहजीवी जीवाणु है ये, सहजीवी जीवाणु। और सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये दलहनी में पाए जाते हैं। दलहनी मतलब आपको बताएं फलियां वाले है ना, दलहनी में पाए जाते हैं। दलहनी पौधे में ये पाए जाते हैं, जिसमें दलहनी का मतलब हो गया चना का दाल हो गया है ना, दलहन अरहर का दाल हो गया है ना, उस टाइप के मटर में हो गया, चना में हो गया, ऐसे में पाए जाते हैं। दलहनी में पौधे में, दलहनी पौधे में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ये बदलते हैं है ना। नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, और ये एक सहजीवी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इतना सारा बातों को ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइजोबियम है ना। राइजोबियम क्या होता है, एक प्रकार का सहजीवी है, जीवाणु है एक प्रकार का, जो आपको दलहनी पौधे में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फलियां कहने का मतलब हो गया, फली मतलब जो टुकड़ा में बढ़ता है, जैसे मटर है ना, मटर हो गया है ना, दाल हो गया है ना, दाल हो गया, इस प्रकार का जितना भी चीजें हैं सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीका से क्लियर हो गया होगा कि राइजोबियम में क्या होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं है ना, और इसमें कौन कौन चीज आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 52 नंबर आपके सामने ये है ना। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का मतलब हो गया चलता है, तो उसी को कहते हैं दहन अभिक्रिया है। अब दहन अभिक्रिया बोल दिया है तो कंबसन का नाम आपने सुना होगा, एक होता है नॉन कंबसन, एक होता है कंबसन। ठीक है, अब देखिए बोला गया जल का उबलना। भाई जल का उबलना तो सामान्यता होता है, जल उबल रहा है ना, खौल रहा है गर्म से। एक होता है मोम का पिघलना, ये तो भौतिक अभिक्रिया है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, मोम का जलना, मोम का पिघलना। तो ये हो गया मोम का पिघलना, ये हो गया क्या आपका भौतिक प्रक्रिया। क्या हो गया, भौतिक अभिक्रिया हो गया, भौतिक अभिक्रिया है ना, ये हम लोग पढ़े होंगे। पेट्रोल का जलना है ना, जब पेट्रोल कभी जलता है तो सिर्फ जलता नहीं है, वो दहन करता है। क्या करता है, दहन करने का मतलब हो गया कि पूरा लंबा क्या होना, गुब्बारा छोड़ना, पूरा बड़ा ऊंचे गुब्बारे में धुआं जाना है ना, वो होता है पेट्रोल का दहन। देखे होंगे आप लोग कभी मोटरसाइकिल वगैरह में या फिर किसी गाड़ी वगैरह में या फिर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन के घर में या फिर कोई घर में आग उग लगता होगा तो वहां पे देखते होंगे दहकता कैसे है। उसी प्रकार पेट्रोल का भी जो दहन होता है वो वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, सी है ना। अब पेट्रोल जो होता है ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, ऑक्टेन नंबर, याद रखिएगा पेट्रोल जो होता है कभी भी इसका ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर आपको बोला गया है, ये आपका आवर्त सारणी से क्वेश्चन है ना। और आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो मोसले ने किया, सॉरी ये आपका ये किया था है ना,
मोस्टली ने जो किया था आपका आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था ना। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो दिया था, आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी जो दिया था आपका, वो दिया था आपका मेंडलीफ ने। कौन दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए, आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, आपका मोस्ले ने दिया था। मोस्ले ने दिया था ना, मोस्ले ने दिया था, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया हेलोजन के बारे में बोला गया है। तो हेलोजन किस वर्ग का सदस्य है ना? जैसे पहला वाला सदस्य हो गया है ना, दूसरा सदस्य हो गया, तीसरा सदस्य हो गया। टोटल मिलाकर के आवर्त की संख्या देखा जाए, आवर्त की संख्या देखा जाए, आवर्त तो आपका 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। समूह यानी वर्ग जो होते हैं, समूह यानी वर्ग जो होते हैं, वर्ग वो आपके कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। तो ये पूछा गया किस वर्ग का सदस्य है हेलोजन। तो हेलोजन जो होता है दोस्तों, ये 17 वर्ग का है। कितना वर्ग का है ये? 17 वर्ग का है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सबसे पहले आते हैं फ्लोरीन, फिर आते हैं क्या? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन है ना, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन है ना। ये सब जो है आपके आते रहते हैं। ये सब जो है आपके, ये सब जितने सारे तत्व इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद करने की जरूरत है। वर्ग 2 अलग है ना, 14 वर्ग अलग है। ये सब जो है वर्ग 2 जो है तो जैसे क्षारीय मृदा हो गया, क्षारीय मृदा धातु हो गया है ना, कार्बन का ग्रुप अलग हो गया, अक्रिय गैस अलग, ये सब जो ग्रुप है ना, सिक्का धातु का ग्रुप हो गया। तो ऐसे जो है हम लोग को अलग अलग ग्रुप होते हैं। उसी प्रकार 14 भी जो है किसी का ग्रुप है, जैसे सिक्का धातु का ग्रुप भी होता है ना। तो उसी प्रकार इसका जो है अलग अलग ग्रुप है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने 54 नंबर बोला है दोस्तों। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। कहा गया दाब, दाब का मतलब हो गया प्रेशर। क्या बोला गया है? प्रेशर के बारे में। प्रेशर है ना, प्रेशर। अब हर चीज प्रेशर पे होता है, बिना प्रेशर से का तो कुछ होता भी नहीं है ना। खाना भी बनता है तो उसमें भी प्रेशर चाहिए। लेकिन प्रेशर को, अतिरिक्त प्रेशर को कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए उसके लिए एक माध्यम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दाब बोला गया, दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है। दाब का जो मात्रक होता है दोस्तों केल्विन होता है। क्या? सॉरी, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ये केल्विन जो होता है वो तापमान का होता है। क्या होता है? तापमान का सही मात्रक जो होता है केल्विन होता है, ठीक है, तापमान का, ठीक है। अब जूल किसका किसका होता है? जूल का कार्य का होता है, जूल कार्य का हो गया, और आपका ऊर्जा का हो गया, कार्य का और ऊर्जा का हो गया। किलोग्राम किसका होता है? तो द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए प्रेशर, अगर दाब बोला गया तो फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स बाई एरिया है ना, फोर्स बाई एरिया होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा है ना, बल बटा क्षेत्रफल। इसका जो बल बटा क्षेत्रफल होता है, जब इसको कभी निकालिएगा तो ये सब आपको निकालने के लिए मिलेगा, ठीक है। सही उत्तर इसमें क्या होगा? डी इसका जो है बिल्कुल राइट उत्तर आपका क्या होगा? डी इसका हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है सभी कशेरुकियों, क्या बोला गया है? सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता होती है ना। सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता होती है। अब क्या विशेषता होती है ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए खोपड़ी, शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। क्या ये सभी कशेरुकियों में ये पूंछ होता है? सभी कशेरुकियों में ये पूंछ होता है क्या? कशेरुकी का मतलब हो गया दोस्तों, कशेरुकी का मतलब हो गया इसमें हड्डी पाया जाता है ना। यानी एक प्रकार का सोचिए कि वर्टिब्रे जिसको बोलते हैं ना, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे बोलते हैं इसको, वर्टिब्रे है ना, जिसमें हड्डी पाया जाता है। क्या होता है? इसमें हड्डी पाया जाता है, उसी को बोलते हैं कशेरुकी। और इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है ना, उनको बोलते हैं ना वर्टिब्रे। समझते हैं ना, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी टाइप का होता है, रीढ़ की हड्डी जो होता है उसी को बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है। तो जिसमें नहीं पाया जाता है, बताइए किसमें नहीं पाया जाता? हड्डी है ना। तो देखिए बोला गया समानता किसमें पाया जाता है? तो खोपड़ी तो सबका होता है, क्या बिना खोपड़ी का कोई होता है क्या? और खोपड़ी आपका तब होगा जब आपका उसमें हड्डी क्रेनियल होता है ना, क्रेनियल जब तक नहीं रहेगा आपका हड्डी में, तब तक आपका वो नहीं होता है ना, तब तक वो क्या होता है? नहीं होता है। उसको कहते हैं क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा है ना, क्रेनियल से बना है, क्रेनिएटा, उसी को बोलते हैं पूरा क्रेनिएटा है ना। खोपड़ी को जो है एक प्रकार का क्रेनिएटा बोलते हैं है ना। और ये देखिए सिर का, ये तो आपको होगा नहीं क्योंकि पूंछ बोल दिया, पूंछ में तो ये विशेषता नहीं है ना। कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, ये सब होगा नहीं है ना, ये सब होगा नहीं। तो खोपड़ी जो होगा इसका विशेष आंसर हो जाएगा खोपड़ी है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितनी हड्डियां होती है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, तो ये बताइएगा आप लोग है ना। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, फेस में कितनी हड्डियां होती है, आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बताइएगा
पत्ती के किनारों, है ना, पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है ना। कई बार हम लोग इसको बता चुके हैं, जैसे पत्ती हो गया, है ना, पत्ती हो गया, ऐसे करके पत्ती हो गया। अब देखिए पत्ती में क्या होता है, पत्ती में देखिए, पत्ती में ऐसे करके होता है ना, पत्ती ऐसे करके होता है ना। अब पत्ती में देखिएगा यहाँ पे जो है बूंद बूंद टाइप का पानी का मार जैसा जमा होता है। सुबह सुबह जब जाइएगा, कभी ओस हल्का हल्का ओस गिरता है, और जब थोड़ा सा वाष्पीकरण की दर जो होती है थोड़ा धीमी होती है, तो उसमें देखिएगा, है ना, इसमें जमा जमा हो जाता है ना। वाष्पीकरण होता है तो सूख जाता होगा, लेकिन जब वाष्पीकरण की दर थोड़ा कम होती है तो यहाँ पे जमा जमा हो जाता है ना, यहाँ पे जमा जमा पत्ती पर हो जाता है। उसी को कहते हैं क्या, गुटेशन। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं ना। गुटेशन को अगर हिंदी में देखा जाए तो बिंदु श्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिंदु श्रावण हिंदी में इसी को कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको गुटेशन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं बिंदु श्रावण इसको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बात एक ही है। इसी को सही उत्तर क्या कहते हैं, 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए वाष्पीकरण कहा जाए तो जब जैसे जैसे, है ना, वाष्पीकरण की दर जो होती है, वाष्पीकरण वो क्या होता है कि वाष्पीकरण सतह पर डिपेंड करती है ना, यानी क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया में वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण बहुत तरह से तापमान पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वाष्पीकरण देखते होंगे आप, घड़ा का जल जो होता है वो भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है ना, वाष्प उत्सर्जन होता है उसमें भी। ठीक है, वाष्पीकरण होता है, तो उस पर तापमान पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, यही इसका बात है। स्राव का मतलब अलग होता है, वाष्प उत्सर्जन भी होता है, उसी प्रकार ये होता है वाष्प उत्सर्जन, है ना, वाष्प का उत्सर्जन होता है, उसी को बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा, 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 57 नंबर है ना, 57 नंबर है। बोला गया एक पारिस्थितिक तंत्र में, क्या बोला गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विघटनकारी, है ना, विघटनकारी का मतलब होता है दोस्तों जिसको डिकम्पोज कर दिया जाए, जिसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, है ना। खत्म करने का मतलब होता है उसको पूरा क्या करना, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब सड़ा गला के सब अपघटन करना, है ना, विघटन करना, उसी को बोलते हैं। तो बोला गया पारिस्थितिक तंत्र में विघटनकारी यानी डिकम्पोजर क्या होता है ना, डिकम्पोजर क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका देखिए क्या दिया हुआ है, बोला गया कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना, अकार्बनिक सामग्री को सरल रूपों में परिवर्तित करना, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करना, और कार्बनिक यौगिक को विघटित करना। सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए सीधा सीधी समझिए, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जो आसानी से टूट सकते हैं, है ना, वैसी कार्बनिक, जैसे आपने देखा होगा रोटी हो गया, चावल हो गया, है ना, वो सब क्या होते हैं, उसको विघटन किया जाता है। देखते हैं डिकम्पोजर में जब डाला जाता है इसको, है ना। डिकम्पोजर का मतलब हो गया एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है डिकम्पोज करने के लिए, गाँव घर में या बहुत जगह पे बनता है ना, गड्ढा बनाया जाता है। उसमें जितने सड़े गले चीज होते हैं, मतलब सड़े गले नहीं है, मतलब थोड़ा सा जो अगर वेस्टेज चीज हो गया उसमें उसको डाल दिया जाता है ना, और बहुत दिन तक वो सड़ते हैं, गलते हैं ना, धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होता है, सड़ता है। तो उसके बाद वो क्या होता है, खाद का रूप बनता है ना। तो उसी चीज को बोला गया है कि कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करना, है ना, अकार्बनिक पदार्थ से परिवर्तित करना, यही बोला गया है उसमें। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए, है ना। कार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया जो कार्बन से बना हो, है ना। जैसे हम लोग देखिए कितने भी खाना वगैरह जो बनता है सब क्या बनता है, सब कार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है, और वो जो होता है चेंज होकर किसमें बनता है, अकार्बनिक पदार्थ में बनता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, रियलिटी में इसका सही उत्तर आपका, सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया दोस्तों 58 नंबर पे कि फसलों को गिरने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। देखिए हार्मोन जो होता है, पादप हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, लगभग 4-5 हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, है ना, जिब्रेलिन और एथिलीन। एक हार्मोन और नहीं दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन दिया हुआ, जिब्रेलिन दिया हुआ, ऑक्सिन दिया हुआ है। एक आपका होता है एब्सिसिक एसिड भी होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड भी निकलता है, एब्सिसिक एसिड निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो है आपको हार्मोन इतना सारा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें काम क्या क्या करता है। साइटोकाइनिन जो होता है दोस्तों, ये कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन, मतलब पेड़ में भी तो कोशिका होते होंगे, हमारे शरीर में सेल पाया जाता है, तो पेड़ में भी सेल पाया जाता है। तो सेल को क्या करता है, डिवाइड करता है ना, सेल को बांटने का प्रयास करता है। तो कोशिका का विभाजन जो होता है, देखिए ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन करने का काम ये करता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सिन जो होता है ये क्या करता है, गिरने से, है ना, पेड़ से जब तक वो पकता नहीं है उसके पहले उसको गिरने से रोकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, पेड़ में
को गिरा देता है, वो अलग चीज है। गिरना का मतलब अपने से गिरना। जब तक फल जो है पकता नहीं है तब तक वो अपने मन से गिरता नहीं है। तो वो रुकता कैसे है, वो रुकता कैसे है, तो ऑक्सीजन रहता है, जो ऑक्सीजन रहता है ये क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। वही बोला कि फसलों को गिरने से बचाने के लिए फल पकने से पहले की बात किया गया है ना। यही इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। वृद्धि समझते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा करने का काम करता है, वृद्धि करने का, नियंत्रण भी करने का काम करता है ये जिब्रेलिन। एथिलीन जो होता है ये क्या होता है, पकाने का काम करता है, प्राकृतिक रूप से इसको पकाने। इसमें एक गैस पाया जाता है, एथिलीन एक प्रकार का गैस है जो फलों को पकाने का काम करता है। जैसे किसी भी मौसम में फल पकता है, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, है ना, अमरूद हो गया, है ना, पपीता हो गया, सब पकाने का काम कौन करता है, प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन करता है। और कृत्रिम रूप से भी हम बता चुके हैं, एसिटिलीन करता है। ठीक है, उसमें कार्बाइड के रूप में करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सिसिक जो होता है झड़ने से रोकता है ना, झड़ने से रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है पकाकर उसमें पाया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे बोला गया है क्या, एमटीपी, है ना, एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया। एमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो मेडिकल होता है ना, मेडिकल होता है आपका, और ट्रांसमिनेशन है ना, देखिए मेडिकल, है ना, टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, तो एक प्रकार का रोकने का काम करता है ना। मेडिकल के टर्म में प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये बातें होती है। ठीक है, मेडिकल में ये होता है। ठीक है, सिर्फ इसका पूछा गया फुल फॉर्म, तो आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि मेडिकल में, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का एक प्रकार का जांच वगैरह का काम होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी का जांच वगैरह में ये सब काम होता है। ज्यादा हम लोग इसमें जानने का प्रयास नहीं करेंगे डी में, है ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोला कि किसी गतिशील, है ना, गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है ना। आप समझते हैं विस्थापन क्या होता है पहले, है ना, गति क्या होता है ना, दूरी क्या होता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर हैं, है ना, आप यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है। अब यहाँ सोचिए गांधी मैदान है, ये क्या है, ये गांधी मैदान है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है, ये आपका हो गया भूतनाथ, है ना, ये आपका क्या हो गया, भूतनाथ हो गया, जो यहाँ पे पटना के परिप्रेक्ष्य में है वो समझते होंगे, है ना, गांधी मैदान। अब ये हो गया आपका पटना जंक्शन, क्या हो गया, ये पटना जंक्शन हो गया, है, ये पटना जंक्शन हो गया। अब समझिए आपको जाना है भूतनाथ, है ना, तो आप यहाँ आइएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ जाइएगा। ये क्या हो गया आपका, दूरी हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया ये। ठीक है, और आपको सीधा सीधे आना होगा कहाँ पे, भूतनाथ। तो आप क्या कीजिएगा, बोलेगा भैया हम यहाँ पे भूतनाथ जब जाना है हमको, तो हम कहा लेजर चेंज करेंगे, सीधा सीधी हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, सीधा सीधे हम यहाँ से यहाँ आएंगे। अब यहाँ से यहाँ जो जाइएगा, ये क्या हो गया, सबसे न्यूनतम दूरी हो गया, दो जगह का न्यूनतम दूरी हो गया। और जो न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों, जो न्यूनतम दूरी होता है ये आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है ये आपका विस्थापन होता है, और ये आपका क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन और दूरी में यहाँ पे विशेष अंतर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। बोला गया क्या, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे विस्थापन क्या हो गया है, विस्थापन, विस्थापन, है ना, और बोला गया दूरी, तो दूरी कर देंगे यहाँ पे नीचे, है ना, दूरी कर देंगे यहाँ पे, दूरी कर देंगे। अब बताइए क्या होगा, है ना, आप बताइए क्या होगा। तो विस्थापन कम है, विस्थापन कम वजह से सपोज दैट ये आपका 3 है, क्या है ये आपका 3 है, और ये आपका क्या है 4 है, ये आपका ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, 5 होगा ना। अब बताइए ये 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4 है विस्थापन। तो विस्थापन को अगर हम 5 रखेंगे, विस्थापन को अगर हम 5 करेंगे और दूरी को अगर हम 7 करेंगे, तो 1 से कम होगा कि नहीं होगा, 1 से कम होगा ना। अब 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, 1 से कम होगा, 1 से, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा ये, है ना, 1 से कम हो जाएगा ये। तो बताइए क्या होगा, 1 से कम होगा तो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा, 1 से क्या, 1 से कम होगा, 1 से कम या बराबर भी हो सकता है। अब देखिए बराबर का केस कैसे होगा, 1 से कम तो होगा, ये फिक्स होगा, लेकिन 1 से बराबर कैसे होगा, आप समझिए बराबर कैसे होगा। आप समझिए कि जैसे यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं। अब दो जगह पे जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, क्या है, एक ही रास्ता, नहीं हम भी जाएंगे वैसे ही और वो भी जाएगा वैसे ही। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दूरी भी यही होगा, दूरी भी यही होगा, और विस्थापन भी आपका वही हो जाएगा, है ना, दूरी और विस्थापन भी आपका सेम हो जाएगा। अब जब दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएगा तो बराबर होगा कि नहीं होगा,
अब बोलिएगा नहीं ये रास्ता क्या है, अब ये रास्ता खत्म है, ये रास्ता है ही नहीं, डायरेक्ट हमको गांधी मैदान से भूतनाथ जाना, तो एक ही को रास्ता है। और एक ही रास्ता में जब दूरी भी और विस्थापन दोनों जब एक ही चीज होगा तो आपका क्या होगा, दूरी और विस्थापन सेम हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इसलिए ये आंसर आपका ना होकर के यहाँ पे कंफ्यूज है। इसलिए बोले कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि एक से हमेशा तो कम होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, बराबर भी होगा। बराबर कब होगा, तो आपको बता दिए कि दूरी भी और विस्थापन भी दोनों का रास्ता अगर एक होगा लीनियर इक्वेशन में, है ना, जब भी हमको जाना हो तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा, सेम होगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा, सी, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है ना, जी का मान अपरिवर्तित रहता है। बोला कि अपरिवर्तित का मतलब होता है क्या, नो चेंज, वहां पे चेंज नहीं होगा। देखिए जी का मान, अब जी का मान समझिए, जी का मान होता क्या है, जी का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है जी का मान, जी बराबर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखिए यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना, घूर्णन के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण जो होता है ना दोस्तों, घूर्णन के कारण उत्पन्न है ना, उत्पन्न जो होता है, क्या होता है, उत्पन्न है ना, उत्पन्न जो होता है, उत्पन्न जो होता है एक प्रकार का ये होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है आपका, है ना, अपकेंद्रीय बल, सॉरी जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, क्या कहते हैं इसको, अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर की ओर लगाता है फोर्स, क्या लगाता है, बाहर की ओर लगाता है ना, और जब बाहर की ओर लगाता है तब क्या होता है, इसका मान जो होता है, इसका मान जो होता है वो अधिकतम होता है, इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक मान हो जाता है, इसका मान क्या होता है, जब ये होता है तो इसका मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है ना, इसका मान जो होता है अधिकतम होता है, मिटाते हैं, मान जो होता है अधिकतम होता है। उत्पन्न के कारण क्या होता है, इसका मान सर्वाधिक होता है, क्या होता है, सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक होता है, किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, यानी तो क्या बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण ना, ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण, इसके कारण ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, अब जहाँ पे बोला गया है कि ध्रुव पर क्या होता है, तो ध्रुव पर जो होता है हमेशा क्या होता है, ध्रुवीय पर ये शून्य होता है, क्या होता है, ध्रुव पर है ना, ध्रुव पर जो होता है, ये ध्रुव पर जो होता है ये आपका शून्य होता है, क्या होता है, ये शून्य होता है ना, ध्रुव पर हमेशा शून्य होता है। ठीक है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपरिवर्तित होता है, क्या होगा, ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, ध्रुव रेखा, सॉरी कर्क रेखा नहीं, ध्रुव रेखा होगा, क्या होगा, एक मिनट ध्रुव पर होगा ना, ध्रुव रेखा पर होगा या ध्रुव रेखा पर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्रुव पर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे देखिए बोला गया एक पत्थर का वजन, क्या बोला गया, एक पत्थर का वजन हवा में 450 न्यूटन है, कितना है, हवा में 450 न्यूटन है ना, और बोला गया पानी में ये 200 न्यूटन है। अब देखिए, अब बोला गया है कि हवा में ये 450 न्यूटन है और पानी में 200 न्यूटन, तो बाकी शेष कितना बच गया भैया, कुछ तो बचा होगा, तो जो अपना पानी पर होगा, है ना, पानी में 200 न्यूटन है, तो कुछ तो उसका शेष बच गया होगा, कितना बच गया बताइए। देखिए ये जो है आपका हवा में, है ना, हवा में कितना है, सॉरी एक मिनट, ये जो है आपका हवा में जो है 450, कितना, हवा में 450, और पानी में कितना है, तो 200, पानी में कितना है, 200, है ना। अब बच गया शेष, कितना बच गया, शेष बच गया आपका 250, है ना, 250 न्यूटन बच गया, क्या बच गया, 250 न्यूटन बच गया, है ना। अब 250 न्यूटन बच गया तो पत्थर का आयतन ज्ञात करने बोला गया, क्या बोला गया है, पत्थर का आयतन। देखिए फोर्स ऑफ बुओयेंसी, है ना, फोर्स ऑफ बुओयेंसी, है ना, ये आपका रो, है ना, गुने भी गुने जी, है ना, भी गुने जी, है ना, भी गुने जी होता है। अब देखिए भी गुने जी जो होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं ना, भी गुने जी होता है तो क्या, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए इसमें फोर्स ऑफ बुओयेंसी यहाँ पे क्या दिया हुआ, फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो दिया हुआ है 250 दे दिया है, कितना दिया, 250 दे दिया है ना।
अब 1000, यहाँ ये जो आपका रो दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है, 1000 है ना, 1000 दिया हुआ है। आपका भी निकालना है, भी क्या करना है, निकालना है। और जी जो है हमारा, जी हमारा कितना होता है, जी जो है हमारा 10 होता है। जी हमारा कितना होता है, 10। हाँ जी हमारा जो है, जी का मान है ना, जी का मान, जी का मान 10 लेना, क्या लेना है, 10 लेना अपने मन से, 10 ले लेना है ना। जी का मान अपने से 10 लेना, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। अब बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सोचिए भी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे भी बराबर निकालिए तो देखिए 250 है ना, बट्टा कितना होगा, 10,000 हो जाएगा ना, 10,000, 1010 इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.025 है ना, ये आपका हो जाएगा ना, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 250, देखिए 450 में 200 जाएगा तो 250 हो जाएगा न्यूटन। अब देखिए जी का मान हमको 10 लेना है। जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 लेना है, क्योंकि 10 नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा और हमारा जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉइंट में हमारा उस तरह का आंसर हमारा पूरा पूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो जी का मान हम लोग क्या ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लगाए, फोर्स ऑफ बुओयेंसी, क्या लगाया, फोर्स लगाए, फोर्स ऑफ बुओयेंसी का रो है ना, यहाँ पे आयतन, भी बराबर क्या लगाया, आयतन। ठीक है, और यहाँ पे जी लगा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ बुओयेंसी में 250, जी लगाया 10, भी यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब देखिए इतना जो है वॉल्यूम बराबर कितना होता है, क्यूब होता है। वॉल्यूम बराबर कितना होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा ये, मीटर क्यूब, मीटर लगाना, मीटर क्यूब। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, समझ समझ के बनाना है ना। ऐसे न्यूमेरिकल्स को जो है पहले फॉर्मूला याद रखना है, कैसे कैसे ये टर्म चेंज कर रहा है, कैसे कैसे टर्म कहाँ कहाँ होता है, इसको पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह आसपास की हवाओं को संपीड़ित करता है ना। कभी भी देखिएगा, कभी जब देखेंगे डीजे वगैरह जब बजता है, डीजे वगैरह जब बजता है तो देखेंगे उसका जो स्पीकर के पास रहता है वो क्या होता है, पूरा वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करता है ना। आसपास में कभी रहिएगा आप वहां पे तो आप भी क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे कंपन कीजिएगा। तो वही उसी को बोला गया है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवाओं को संपीड़ित करता है ना, और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं ना, तो बताइए क्या कहते हैं, संपीड़न, परावर्तन, अपवर्तन। देखिए अपवर्तन और परावर्तन जो होता है ये सब इसमें नहीं होता है ना, अपवर्तन और परावर्तन इसमें नहीं होता है। यहाँ पे ध्वनि की बात किया गया, ध्वनि की बात किया गया है। तो ध्वनि जो होता है यहाँ पे संपीड़न, संपीड़न का मतलब होता है ना, संपीड़न का मतलब हो गया क्या, पूरा खींचना। संपीड़न का मतलब क्या हो गया, उसको ये करना है ना, कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेशन इसको बोलते हैं, कॉम्प्रेशन करना, क्या करना, कॉम्प्रेशन करना है ना, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन का मतलब हो गया क्या, सिकुड़ाना है ना, सिकुड़ाना मतलब छोटा करना है ना, लघु करना। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, संपीड़न है ना। और यहाँ पे देखिए बोला गया संपीड़ित करता है तो एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, उसे जिसे क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं ना, संपीड़न कहते हैं। चलिए समझ गए, आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोला गया ज्वारीय ऊर्जा है ना, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में कई बार बता चुके हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जहां पे समुद्र के इलाके में, समुद्र के इलाकों में एक प्रकार का टाइडल एनर्जी आता है ना, टाइडल एनर्जी होता है। टाइडल, टाइडल का मतलब हो गया भूकंप की तरंगों की तरह आता है ना, ऐसे 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 करके जाता है। ठीक है, तो वो बोला गया किस प्रकार का संसाधन है, बताइए आप ही बता दिए क्या होगा। क्या मानव के द्वारा आता है, नहीं, मानव के द्वारा नहीं आता। अजैविक होता है, नहीं। क्या होता है, जैविक नहीं। क्या होता है, नवीकरणीय होता है। कैसा होता है ये, नवीकरणीय होता है ना, नवीकरणीय होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको बताए होंगे। नवीकरणीय जो होता है, नवीकरणीय मतलब जो नया चीज बन सकता है। क्या बनता है, नया चीज जो बनता है और कभी खत्म होने की संभावना नहीं हो सकती है। जैसे टाइडल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा ज्वारीय ऊर्जा बनता रहेगा ना, ज्वारीय ऊर्जा जो है हमेशा बनता रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में। पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी सब क्या है, सब सब अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये सब जो है एक सीमित समय के लिए है ना, जब ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, सीमित समय में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बोला गया खाद्य श्रृंखला है ना, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में। प्रत्येक पोषी स्तर पर डीडीटी की मात्रा क्या होती है ना, डीडीटी समझते हैं ना, डीडीटी मतलब एक प्रकार का छिड़काव होता है डीडीटी का, है ना। तो बोला गया कि खाद्य श्रृंखला जो होते हैं ना, खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो प्रत्येक पोषी स्तर के डीडीटी की मात्रा क्या होती है। तो बताइए क्या होती है, इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। देखिए डीडीटी की मात्रा जो होती है ना, डीडीटी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ता है। क्या होता है, वैसा ही रहता नहीं है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक प्रत्येक पोषी स्तर का मतलब जो पोषण लेता है
है ना, प्रत्येक पोषी स्तर देखे होंगे आप, लिंडेमान का जो नियम पढ़े होंगे, लिंडेमान किसका, लिंडेमान का नियम है ना, लिंडेमान का नियम क्या कहता है, लिंडेमान का नियम क्या कहता है, लिंडेमान है, लिंडेमान का नियम कहता है कि एक पोषी स्तर से, यानी प्राथमिक है तो द्वितीय में जब जाएंगे, प्राथमिक स्तर पर है ना, द्वितीय स्तर पर है ना, द्वितीय स्तर पर जब जाएंगे, ठीक है, द्वितीय स्तर पर जाएंगे, तृतीय, तो क्या होता है ये, है ना, ये क्या होता है 10% है ना, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10% जो है क्या होता है, बचता है ना, यानी इसका जो है हर में 10% घटते चला जाता है ना, 10% इसका घटते चला जाता है। ये कौन सा नियम है, तो लिंडेमान का नियम है, ये पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है, 10% वाला नियम क्या है, तो लिंडेमान का नियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ती है, क्या होता है, ये बढ़ती है ना। खास श्रृंखला देखे होंगे आप, है ना, चूहा को कौन खाया, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाया, ये श्रृंखला जो बनती है उस पर बोला गया है कि पोषी स्तर पर डीडीटी की मात्रा जो होती है क्या होती है, बढ़ती है ना, बढ़ती है। सही उत्तर क्या होगा इसका, सी इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बोला गया है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था, है ना, पहला तो तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ लगाया गया था, तो असम के डिगबोई में। कहाँ लगाया गया था, असम के डिगबोई में। ये लगाया गया था 1901 में। कब लगाया गया था, ये 1901 में लगाया गया था, है ना, जो असम के डिगबोई में लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए गुवाहाटी में नहीं लगाया गया था, नरकटिया में भी नहीं लगाया था। सही उत्तर आपका बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बोला गया है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तभी हम बता रहे थे नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा के क्या क्या उदाहरण होते हैं, है ना, ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, और ये होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आते हैं, तो आपको पता है ना, जैसे सौर ऊर्जा आ गया, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, है ना, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ये सब आ गया इसमें, है ना। और अनवीकरणीय ऊर्जा में कैसे आ गया, है ना, जैसे डीजल का ऊर्जा, पेट्रोल, है ना, किरोसिन, है ना, लकड़ी, है ना, ये सब जो है सब इसी में आता है, ठीक है। सही उत्तर इसमें क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा में बताइए, सूर्य का प्रकाश। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए बोला गया किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। आपको पता है V बराबर आई है ना, ओम्स का लॉ है ना, ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप, ओम का नियम, क्या पढ़े, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम के बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर होता है ये। तो V बराबर आई आर में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे पूछा प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंट, आर पूछा गया है। आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है क्या, आपका आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। ये आपका जो दिया हुआ है आपका वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्ट, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे ओम का नियम से हमको ये फॉर्मूला से निकालना है। क्या निकालना के लिए बोला गया, आर बराबर क्या होगा, तो V बटा आई, क्या हो जाएगा, V बटा आई। अब V कितना दिया हुआ हमारा 220 वोल्ट दिया हुआ है ना, 220 वोल्ट दिया हुआ है। और धारा जो दिया हुआ आपका 2 एम्पियर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 110 ओम। ओम क्यों लिखे, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, 110 ओम इसका जो है राइट उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा गुना भागा नहीं करना, पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जो है ना दोस्तों, एक तरह से कहा जाए, मतलब इस यानी इलेक्ट्रिक चैप्टर का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला कहा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला यही फॉर्मूला है ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम में की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें, एसएससी का तैयारी करें, अगर आपको इलेक्ट्रिक से पूछा जाएगा तो इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है V बराबर आई आर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बोला गया है प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोला गया है, प्रत्यावर्ती धारा। एक होता है दिष्ट धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, एसी, क्या होता है, एसी, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट का एक खूबी क्या है कि इधर से जाता है फिर उधर से आता भी, एक ही तार में दोनों काम करता है ना। अगर इधर से धारा दिया गया तो इधर से जाएगा, अगर इधर से कनेक्शन काट के उधर से दिया गया तो उधर से भी आने लगेगा। यानी अल्टरनेटिंग जो चलता है, अल्टरनेटिंग करंट में वो जिधर से उसको मिलेगा उधर से वो घुस जाएगा, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में यही दिक्कत है। और अगर डायरेक्ट करंट की बात किया जाए तो आराम से इधर से फ्लो हो रहा है, एक तरफा फ्लो यानी वो आराम से क्या करता है, अल्टरनेटिंग दिश धारा में, डायरेक्ट करंट में आराम से फ्लो होते रहता है, कोई लीकेज उकेज की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जहां से इसको देखिएगा अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आप कभी करंट भी जब मारेगा तो अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा मारता है। क्यों,
उसका लीकेज होने का खतरा ज्यादा होता है ना, लीकेज होने का खतरा ज्यादा होता है, मतलब कहीं से अगर साइड से अगर हल्का सा लीकेज कहीं रह गया तो आपको क्या करेगा, झटका देगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का काम होता है। और अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति जो होती है ना, आने और जाने का जो आवृत्ति होती है वो कितना होता है जानते हैं, 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में, आप समझ के देखिए, 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करती है। कितना बार, 50 बार अप डाउन करती है। आप समझ के देखिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो 1 सेकेंड में 50 बार, 1 सेकेंड में 50 बार, इसलिए इसका आवर्त भी होता है, आवृत्ति जो होता है आपका 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी आने जाने का जो टर्मिनेशन है, आने जाने का जो आवर्त काल है वो आपका 50 हर्ट्ज है। ठीक है, 50 बार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बोला गया क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन पूछा गया। अपवर्तन मतलब, अपवर्तन का मतलब होता है आपको पता ही है, तारों का टिमटिमाना वगैरह जो एग्जांपल्स है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन कहाँ होता है, मतलब सबसे ज्यादा वो कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये पड़ता है आपका कॉर्निया के बाहरी भाग में। कहाँ करता है ये, कॉर्निया के बाहरी भाग में, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे और अराइज होता है कि नेत्र में प्रवेश करता है जो प्रकाश, उसको नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, कहां से प्रवेश करता है, तो नियंत्रण करने का काम है ना परितारिका, पुतली, सब चीज करता है ना। यानी कितना मात्रा में प्रकाश जाना है, कितना मात्रा में वहां से लौटना है, कितना मात्रा में वो प्रवेश करने देगा, ये सब काम जो है आपका आइरिस का है। किसका, आइरिस का काम है। ठीक है, आइरिस का काम है। तो ये सब जो है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया था, जिसका सही उत्तर क्या होगा, कॉर्निया, है ना, ये आपका कॉर्निया हो जाएगा। अब देखिए कॉर्निया जो है आपको डोनेट करने की बात किया जाता है ना, कि आंख को कोई डोनेट करेगा, अगर नेत्र को कोई डोनेट करेगा तो कौन सा भाग करता है, कॉर्निया भाग ही करता है ना, कॉर्निया भाग ही करता है, उसमें डोनेट करने का भाग करता है। तो ठीक है, तो अगर ये आपका आंख दान करता है, आंख दान, आंख को दान करने वाला बात करता है, तो क्या करता है, कॉर्निया को दान करता है। क्या करता है ये, कॉर्निया को दान करता है। ठीक है, कॉर्निया को। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है, कॉर्निया के बाहरी सतह पर, है ना। सही उत्तर इसका क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जो है क्वेश्चन पहुंच गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक आप लोग को पहुंच गए, क्वेश्चन आपका 20 को हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका ऑफर के रूप में यूनिक टेस्ट पास आपके लिए आया हुआ। क्या आया हुआ है, यूनिक टेस्ट पास, जो आपका 5000 क्वेश्चन का है ना, 5000 टेस्ट का कलेक्शन दिया हुआ है। और इसमें आपको जितने भी तमाम एग्जाम्स है ना भारत में होते हैं, चाहे वो बिहार का रिलेटेड हो, है ना, भारत से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी अगर करना चाहते हैं आप, तो इस यूनिक टेस्ट पास से आप जुड़ सकते हैं और जितने सारे टेस्ट है उसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। ये बहुत कम फी है, नॉमिनल फी है ना। अगर आपको, और यहाँ पे देखिए ये सुविधा आपको कहाँ मिलेगी, तो यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप है ना, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप जो है, इसमें आप जाकर के इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके क्या करेंगे, बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।